हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता। तो आइए सबसे पहले चर्चा करें इन नामों के बारे में कि इस सभ्यता को इन नामों से क्यों जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल, इन्होंने सबसे पहले जिस स्थान का उत्खनन किया था वो हड़प्पा था। इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा होने की वजह से इसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसे क्यों कहा जाता है। तो यह सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास ये पूरा शहर बसा हुआ था, इसलिए इस नदी के नाम पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे, अगर हम बात करें जैसे भारत में लें तो ये जैसे गंगा रिवर हो गई और इधर सिंधु रिवर हो गई। गंगा और सिंधु, और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना। तो यमुना और यहाँ सिंधु, इसके बीच में एक नदी बहा करती थी जिसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था। अब ये नदी लुप्त प्राय हो गई है, पर वेदों में इसका वर्णन मिल जाता है। तो इस नदी के आसपास ही ये सभ्यता बसी थी, इन नदियों के। तो इस नदी के नाम से भी इसका नाम सरस्वती सभ्यता पड़ गया है। प्रथम नगरीय क्रांति की बात करें तो इतिहास में पहली बार कोई नगरीय व्यवस्था देखने को मिली थी, क्योंकि इससे पहले हमने कल पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल में सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग इंसान कर रहा है, गुफाओं में रह रहा है, फिर जंगलों में रह रहा है। तो इंसान जो है कि सभ्य नहीं, मतलब सभ्यता में नहीं रह रहा है। तो प्रथम बार इतिहास में पहली बार हमने देखा कि पक्की ईंटों के घर बने हैं, पक्की नालियां, पक्की सड़कें देखने को मिली। इन सब चीजों के कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया। पहली बार एक नगर नियोजित सभ्यता देखने को मिली है। कांस्ययुगीन सभ्यता की बात करें तो इससे पहले ताम्र पाषाण काल था। पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो काल था वो उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता था। ताम्र पाषाण काल या फिर ताम्र काल कह लो। ताम्र पाषाण काल में क्या था, इंसान पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करना सीख गया था। पर आगे आगे जैसे समय बढ़ा, इंसान ने तांबे का, कॉपर कहते हैं, तांबे के साथ एक धातु और मिलाई, टिन, और नई धातु बनाई जिसे कांसा कहा गया। कांसे को ब्रॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है, BRONZ, ब्रॉन्ज। तो कांसे का इस काल में बढ़ चढ़ कर यूज देखने को मिला, इसीलिए कांसे के नाम से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, कांसे का अधिकाधिक यूज होने की वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमने पढ़ा उसमें से आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला स्थान हड़प्पा ही खोजा गया था, तो 1921 आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, उनका नाम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर सर जॉन मार्शल भी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा तो जॉन मार्शल लगा देना। ये उस समय ASI के हेड थे। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इस समय ASI है वो वही ASI था, उसके ये हेड थे। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज कीजिए ये गंगा रिवर है और ये है यमुना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आखिरी छोर था वो यमुना नदी के तट तक ही था, मतलब यहाँ तक ही सीमित था। यमुना से आगे इसका कोई विस्तार नहीं हुआ था। तो यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा सिंधुकालीन सभ्यता का शहर गंगा नदी के तट पे था, 4 ऑप्शन दे दे, नीचे दे देगा, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा,
चौथा देगा नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस लगा के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरी सभ्यता के लोगों को कोई लेना देना ही गंगा नदी के साथ नहीं है, तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन गंगा के साथ है ही नहीं, तो हम उसे नन ऑफ दिस लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ तक अब तक लोग जो हैं कांसे का उपयोग करना ही सीखे हैं। मतलब इससे पहले तांबा यूज़ करते थे, उसके साथ इन्होंने टीन मिला के एक नई धातु कांसा मतलब कांसे का कांसे की खोज कह लीजिए, कांसे की खोज कर ली थी इन्होंने। पर लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे का अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। कल को यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, ऑप्शन दे देगा तांबा, सोना दे देगा, लोहा दे देगा, या सभी दे देगा, या फिर इसके साथ नन ऑफ दिस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसका आंसर आएगा लोहा। लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अगर क्वेश्चन को बदल के लिख देगा कि निम्न में से किस धातु के बारे में जानते थे, यहाँ पे लेगा 1 और 2 दे देगा इस तरह से। तो तांबे के बारे में भी जानते थे, सोने के बारे में भी जानते थे, तो 1 और 2 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में थोड़ा पता रहेगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। आगे चलते हैं। कालखंड की बात अगर करें तो अलग अलग विद्वानों के इस सभ्यता के बारे में अलग अलग मत हैं। कोई इसे कुछ कहता है, कोई इसे कुछ समय का कहता है, क्योंकि सभी की अपनी स्टडीज होती हैं और सब अपने अपने अनुसार बात करते हैं। सर जॉन मार्शल की बात करें, जो कि उस समय ASI के हेड थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनके मतानुसार इसका जो कालखंड था वो 3250 से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। NCERT बुक्स में 2550 से लेकर 1950 ईसा पूर्व दिया गया है। कार्बन रेडियो डेटिंग जो होता है, ये काफ़ी सर्वमान्य डाटा होता है। इसके मुताबिक 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड है। कहीं क्वेश्चन आ जाए, जैसे NTPC वगैरह एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, तो ये डाटा वहाँ पे काफ़ी सर्वमान्य होगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले उत्तर में देखते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे एक स्थान था मांडा। मांडा बसा था चिनाब नदी के तट पर। ये इसका उत्तरतम स्थान था, मतलब उत्तरतम नॉर्दर्न साइड जो थी मांडा थी। अब इसका अगर पूर्वी छोर देखा जाए तो यहाँ पे नदी निकलती है, यह गंगा, और यहाँ पे एक निकलती है यमुना। गंगा और यमुना के बीच में यहाँ पे मेरठ के पास है आलमगीरपुर मेरठ में है ये। और ये बसा है हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी ट्रिब्यूटरी है यमुना की सहायक नदी है। ये इसकी ईस्टर्न साइड थी। सबसे पूर्वी छोर इसका था आलमगीरपुर, उत्तरी था मांडा, पूर्वी छोर था आलमगीरपुर। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे है महाराष्ट्र में स्थान था दैमाबाद। प्रवरा नदी के तट पर बसा था। प्रवरा नदी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों का नाम पूछ लेते हैं कि दैमाबाद किस नदी के तट पर था, गोदावरी। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था, यमुना। मांडा चिनाब नदी के तट पर था। आलमगीरपुर है यूपी में, मांडा है JNK में, जो कि इस समय यूनियन टेरिटरी है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पाकिस्तान का देखिए, अगर पाकिस्तान का ये हिस्सा लगभग इतना, ये बलूचिस्तान का पार्ट है, तो बलूचिस्तान में यहाँ पर सुतकांगेंडोन
ये इसका पश्चिमी, सबसे पश्चिमी भाग था, यानी वेस्टर्न साइड। ये दशक नदी के तट पे था। नदी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब इससे अगर सभी स्थानों को मिलाया जाए, अगर सभी स्थानों को मिलाएं हम इस प्रकार से, इससे मिला दिया जाए, इससे आलमगीरपुर से दैमाबाद और सुतकांग इंदौर और ये रहा दैमाबाद, तो हमें जो शेप मिलेगी एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगी इस प्रकार से। तो इसका मतलब इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर शेप में। कल को यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार, किस शेप का था, यानी किस आकृति में था, त्रिभुजाकार, गोलाकार, इस तरह से ऑप्शन दे दे, त्रिभुजाकार उसका सही आंसर आएगा। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थान थे, पर कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले हम उन नगरों के बारे में डिस्कस करेंगे, या उन स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। तो वो स्थान जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है वो है, एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो, एक है लोथल, चन्होदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, बनवाली। तो ये स्थान ऐसे हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन में जो 80 to 90% क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं 7 स्थानों से आते हैं, और 10 to 20% जो होते हैं वो बाकी जो और स्थान बचेंगे जिन्हें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे उनमें से आते हैं। तो आइए इन स्थानों को मैप में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन स्थानों की अगर लोकेशन पता होती है तो अगर कल पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, तो उस क्वेश्चन को करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि माइंड में एक इमेज सी बन जाती है और बड़ी जल्दी वो चीज़ हमें याद आ जाती है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान का मैप देखते हैं। सपोज कीजिए एक रफ सा मैप में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे एग्जैक्ट मैप मत समझिएगा। अराउंड ये पार्ट, यहाँ से ये बलोचिस्तान हो गया और ये सिंध हो गया, और ये रहा पंजाब प्रोविंस, इस तरह से इधर को, और ऊपर तो सिंध में 2 स्थान थे। सबसे पहले हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा की बात करें तो ये रहा पंजाब पाकिस्तान का। यहाँ पे रावी नदी के तट पे हड़प्पा था। ये सिंध का इलाका है, यहाँ पे सिंध नदी वजह से, एक मिनट, सिंध नदी है। जैसे सिंध नदी के एक तट पे था मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी के दूसरे तट पे चन्होदड़ो बसा था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा रावी नदी के तट पे बसा था पंजाब में। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में था पाकिस्तान के, सिंधु नदी के तट पे था, और चन्होदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पे था, दोनों
एक दूसरे के आमने सामने या आसपास बसे हुए शहर थे जो एक ही नदी के किनारे थे, और दोनों, एक नदी के एक ओर था और दूसरा दूसरी ओर था। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये रहा पंजाब, पंजाब के पास है हरियाणा, और ये रहा राजस्थान, ये गुजरात, और ये महाराष्ट्र। तो सबसे पहले बात करते हैं लोथल की। ये रही खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के पास यहाँ पे लोथल बसा हुआ था, और यहीं पे एक शहर और था जिसे रंगपुर, रंगपुर कहा जाता है। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और धौलावीरा की बात करें तो ये कच्छ की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी के पास यहाँ पे धौलावीरा बसा हुआ था, धौलावीरा। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान में था। बनवाली, बनवाली हरियाणा में। और यहाँ पे एक और स्थान था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और आजकल चर्चा में है, ये था राखीगढ़ी। क्योंकि राखीगढ़ी खुदाई से पता चला है कि ये स्थान उस समय की सबसे बड़ी जो साइट थी राखीगढ़ी थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता की सबसे बड़ी साइट थी राखीगढ़ी। पंजाब, पंजाब में रोपड़ है, यहाँ मालिक के साथ कुत्ता दफन हुआ था, उसके साक्ष्य मिले थे। और आज़ादी के बाद जो सबसे पहला स्थान भारत में खोदा गया था वो रोपड़ ही था। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ प्रमुख नगरों को मैप में देखा कि कौन से स्थान कहाँ पे बसे हुए थे। कल हम इन स्थानों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तो अंत में दोस्तों जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। अब जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।